नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? आप लोग याद रखेंगे गुलबदन बेगम। ऑप्शन बी, हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे गुलबदन बेगम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक या लेखिका ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? तो आप लोग याद रखेंगे वो लेखिका है नमिता गोखले। ऑप्शन सी, नमिता गोखले। जी हाँ दोस्तों, थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक का नाम है। इन्होंने दोस्तों इस पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। लेखिका का नाम है, आप लोग याद रखेंगे, नमिता गोखले। तो ऑप्शन से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिताजी महाराजा थे। तो आप लोग याद रखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जो पिताजी थे दोस्तों, ये महाराजा थे। आप लोग याद रखेंगे पटियाला रियासत के अंतिम महाराजा थे। इनका नाम था यादविंदर सिंह। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पिताजी का क्या नाम था? आप लोग याद रखेंगे यादविंदर सिंह, जो दोस्तों पटियाला रियासत के अंतिम महाराजा थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है? दोस्तों बतानी है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसके आवृत्ति पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की पिच इसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। साथ ही साथ आप लोग नोट भी करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, एक मिश्र धातु ठोस विलयन का उदाहरण होता है। ऑप्शन सी, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण होता है? ठोस विलयन का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? बतानिए दोस्तों कि इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को क्या करती है? दूधिया बना देती है। तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? दोस्तों बहुत से ऐसे आप लोग पौधे देखे होंगे जो प्रकाश की तरफ झुक जाते हैं। तो बताने कि किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सिन हार्मोन के कारण दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन के संचार के कारण प्रकाश जो होती है दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑक्सिन हार्मोन। आप सभी याद रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? यहां पे दोस्तों बात हो रही है ध्वनि किस माध्यम से होकर के नहीं गुजर सकती है। तो आप लोग याद रखेंगे निर्वात। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि निर्वात के माध्यम से होकर के नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से का नाम बताने दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उस हिस्से को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे उस हिस्से को अंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडप।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग दोस्तों बतानी है कि गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण के किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, भ्रूण के किस विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से बच्चों को पोषण प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, गर्भनाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भ्रूण के किस ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है? तो दोस्तों गर्भनाल की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गर्भनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सोलर सेल किससे बना होता है? एक सोलर सेल बतानी है दोस्तों कि किससे बना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा सिलिकॉन से। ऑप्शन डी, एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे सिलिकॉन से बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों बतानी है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई थी, कब स्थानांतरित की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1911 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब लाई गई थी? तो दोस्तों 1911 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? तो आप लोग याद रखेंगे, उच्च तापमान। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सितारों में प्लाज्मा बनने का जो कारण है वो है उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? दोस्तों बतानी है कि इन जानवरों में किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होगी? तो आप लोग याद रखेंगे, खरगोश। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, खरगोश जो कि एक छोटा जीव है, लेकिन अगर आंत की बात करें तो सबसे अधिक लंबी आंत खरगोश की होगी इन जानवरों में। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? प्रजनन के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। प्रजनन के लिए फूलों में जो आवश्यक अंग होता है वो होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रजनन के लिए फूलों में कौन सा आवश्यक अंग होता है? तो वो होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ऑप्शन बी में है इसका करेक्ट आंसर, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? एक शुष्क सेल में, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो आप लोग याद रखेंगे, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है एक शुष्क सेल में ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। पूछ रहा है कि इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो वो है दोस्तों ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी में है ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। दोस्तों बतानी है, अधातु ऑक्साइड, यहां पे दोस्तों अधातु है, बतानी है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो दोस्तों जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ये आमतौर पर अम्लीय होते हैं। कैसा होता है? अम्लीय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अधातु। आप सभी याद रखेंगे, आमतौर पर अम्लीय होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है?
दोस्तों बतानी है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसे सूखी बर्फ यानी कि ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो सूखी बर्फ अर्थात ड्राई आइस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था। दोस्तों बताने है कि इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा बाबर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा मारा गया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में, आप सभी याद रखेंगे। और इसी के बाद दोस्तों भारत में मुगलों की क्या हुई थी, एंट्री हुई थी। इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने भारत पर क्या किया था, राज किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। बताने दोस्तों कि इन विकल्पों में से किन्होंने सबसे पहले दिल्ली शहर की स्थापना की थी, और दिल्ली शहर का जो नाम है वो क्या रखे थे, इंद्रप्रस्थ। तो आप लोग याद रखेंगे पांडवों ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पांडवों ने दोस्तों दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किए थे पांडवों ने, और इसे क्या नाम दिया था, इंद्रप्रस्थ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा पांडवों ने। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है। इका एल्यूमिनियम की जगह लेता है कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा गैलियम। ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इका एल्यूमिनियम की जगह कौन सा लेता है, गैलियम लेता है दोस्तों। ऑप्शन बी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस निकलती है। अब दोस्तों यहां पे प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर इनमें से कौन सी गैस निकलती है गर्म होने पर, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन सी में है इसका करेक्ट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब गर्म होता है तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। ऑप्शन सी में इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग याद रखेंगे अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है, तो आप सभी याद रखेंगे उसे टोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोन। ऑप्शन सी में है इसका करेक्ट आंसर, आप सभी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडा या गर्म पानी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु ठंडा या गर्म कोई भी पानी हो इसके साथ क्या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगी, कौन सी धातु, तो आप लोग याद रखेंगे एल्यूमिनियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम जो धातु है ये ठंडा पानी हो या गर्म पानी इसके साथ कोई भी प्रतिक्रिया ये धातु नहीं करेगी। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा एल्यूमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई पौधों में इनमें से कौन सा एक बीज में परिवर्तित होता है। दोस्तों बताने है कि पौधों में इनमें से कौन सा एक बीज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा बीजाणु। ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, बीजाणु क्या होता है, बीज में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे बीजाणु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आप लोग याद रखेंगे बाईं ओर। ऑप्शन डी में है इसका करेक्ट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को दोस्तों बाईं ओर रखा गया है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम दोस्तों बतानी है कि क्या होता है। तो आप लोग याद रखेंगे संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है दोस्तों, CaCO3। ये भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। CaCO3 होता है दोस्तों, और नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो
तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आप लोग याद रखेंगे सरोद से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों सरोद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सरोद के वादक थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।